बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम लोग डेप्रिसिएशन का टॉपिक कर रहे थे, राइट? और समझ लो कि एक या दो दिन, यानी कि एक या दो क्लासेस हमारी रह गई हैं डेप्रिसिएशन को कंप्लीट होने के लिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन था ये करा था हमने, क्वेश्चन 22 था मेरे ख्याल से, ये एग्जामिनर ने दिया हुआ होगा। पास पेपर्स की सवाल हम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। जिनके पास अभी बुक नहीं है तो मैं उनको ईयर बता देता हूँ। दिस इज जून, ठीक है, और 2015 का सवाल है, वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके ही वेरिएंट का सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जामिनर हमसे इस सवाल इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बातें करता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। देखो यार, सबसे पहले बोलता है कि यार ये ए इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग नॉन करेंट एसेट्स एट 31 मार्च 2013। यानी कि उसने आपको क्या दे दिया कि उसके बिजनेस के कुछ नॉन करेंट एसेट्स हैं, और वो जो एसेट्स की बैलेंसेस या एसेट्स की वैल्यूज शो कर रहा है वो कब की शो कर रहा है? 31 मार्च 2013 की शो कर रहा है। इसका मतलब इनकी जो जो भी 30 तारीख या 31 तारीख की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली ये मंथ एंड की, वो ईयर एंड की इंफॉर्मेशन होती है, राइट? तो इनका जो ईयर एंड होता है इस कारोबार का, इस बिजनेस का, ए इलेक्ट्रिकल का जो बिजनेस एंड होता है वो 31 को हो जाता है। अब अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछूं कि अगर इनका बिजनेस 31 मार्च को क्लोज होता है, राइट? 31 मार्च को ये लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, राइट? तो इनकी ओपनिंग डेट क्या होती होगी? अगर 31 मार्च क्लोजिंग है तो ओपनिंग डेट क्या होती होगी, यानी कि बिजनेस की इनकी स्टार्टिंग डेट क्या होती होगी? बताओ क्या होनी चाहिए, सोचो। अगर 31 मार्च क्लोजिंग है, जल्दी से रिप्लाई किया करो, 31 मार्च क्लोजिंग है तो ओपनिंग डेट क्या होनी चाहिए? सही है, 1 अप्रैल होनी चाहिए, राइट? 1 अप्रैल होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हमें ये पता है कि ये बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है, ये इस बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, ये इस बिजनेस का फिस्कल ईयर है, तो अभी हम देखते हैं इस इंफॉर्मेशन में ये एग्जामिनर हमें और क्या क्या देता है। अच्छा, सबसे पहले वो बोलता है कि यार ये जो बिजनेस है ना, इसके पास कुछ प्रेमिसेस हैं, और उस प्रेमिसेस की जो कॉस्ट है वो $50,000 है, ठीक है। और उस प्रेमिसेस की जो नेट बुक वैल्यू है वो $48,000 है। अब आप अगर देखें तो दोनों चीजें यहाँ पे गिवन है, आपको कॉस्ट भी गिवन है और आपको नेटबुक वैल्यूज भी गिवन है। और आपको पता है कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं ऐसी पूछूं कि कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो किस चीज का डिफरेंस होता है, क्या चीज होती है जो कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस लेके आ रही होती है? आपको याद है कि नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? नेटबुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही फॉर्मूला हुआ करता था। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि यार यहां पे मुझे सवाल के अंदर कॉस्ट भी गिवन है, ठीक है, और वो कॉस्ट है 50,000, ऐसी एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50,000, और मुझे नेटबुक वैल्यू भी गिवन है 48,000 की, इसका मतलब बाकी की 2,000 क्या बनेगी सर? बाकी की 2,000 पीएफडी होगी। ये बात समझ आती है आपको? यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द नेटबुक वैल्यू इज एक्चुअली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या ये वाली बात आपको क्लियर होती है? जो मैंने छोटी सी एक बात आपको बताई है यहाँ पे, क्या ये वाली बात सबको क्लियर होती है कि हाँ सर ये ऐसे ही होता होगा? मुझे बता दें आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है यहाँ तक? ये वाली बात आपको क्लियर है कि कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, वो कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, और इधर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है प्रेमिसेस का, वो कितना होगा? 2,000 होगा। अंडरस्टैंडेबल बात है? हाँ, आसान बात है। इसी तरीके से इसने यहां पे आपको मोटर व्हीकल दी हुई है और मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट कितनी दी हुई है? 16,000, और मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप वो सॉरी नेटबुक वैल्यू भी दी हुई है। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये जो कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस होगा, ये क्या डिफरेंस कहलाएगा सर? अभी आपने बताया वही डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो कितना है सर? 16,000 और 12,000 का डिफरेंस जो भी बनेगा वो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। सो 4,000 विल बी द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि अब तक जो तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है एग्जामिनर की तरफ से, तो जो तुम्हारी प्रेमिसेस है वो 4,000 से अब तक डेप्रिशिएट हो चुकी है, जो वो सॉरी मोटर व्हीकल, और जो तुम्हारी प्रेमिसेस है वो अब तक 2,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है। इसका मतलब ये है, यानी कि प्रेमिसेस अब तक कितने से डेप्रिशिएट हो चुकी है? 2,000 से, और इस वक्त वो अपनी नेटबुक वैल्यू कितनी बता रही है? 48,000। किस वक्त? 31 ऑफ मार्च को। कब बता रही है? 31, एक सेकंड, 31 ऑफ
मार्च को बता रही है कि तुम्हारी जो बुक वैल्यू है वो 48,000 की है। और इसी तरीके से जो तुम्हारी मोटर व्हीकल है उसकी कॉस्ट 16,000 थी, 4,000 से वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। 31 मार्च 2013 को उसकी जो बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है, वो कितनी शो हो रही है? 12,000 शो हो रही है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स गिवन है। अच्छा, कंप्यूटर की कोई कॉस्ट गिवन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू 6,000। इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये अभी कंप्यूटर डेप्रिशिएट नहीं हुआ है और इस कंप्यूटर को इसी साल खरीदा गया होगा, तो देयरफॉर ये उसकी कॉस्ट शो हो रही है अभी तक, अगर हम इसको एक नॉर्मल तरीके से सोचें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी हुई थी, पहले हम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी और उसके बाद अब देखते हैं एग्जामिनर हमसे आगे क्या बातें करते हैं। अच्छा, आप एग्जामिनर क्या बोलता है जरा सुनो। बोलता है ए इलेक्ट्रिकल हेड सॉरी हैज द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। अब उसकी कुछ डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है कि वो डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई करता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बोलता है प्रेमिसेस आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि जो तुम्हारी प्रेमिसेस है ना उसके ऊपर 2% लगता है, और ये जो 2% लगता है ये 2% SLM के थ्रू लगता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से बोलता है जो मोटर व्हीकल है ना, हाँ, जो मोटर व्हीकल है ना वो डेप्रिशिएट होती है एट द रेट ऑफ 25% पर एनम बाय डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि जो तुम्हारी मोटर व्हीकल्स हैं वो 25% के हिसाब से डेप्रिशिएट होती हैं, और इनके ऊपर जो मेथड लगता है डेप्रिसिएशन का दैट इज RBM। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आती है। फिर इसके बाद आगे वो बोलता है कंप्यूटर्स जो है तुम्हारे, कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड बाय रिवॉल्यूशन मेथड, और बोलता है कि जो कंप्यूटर्स है ना ये तुम्हारे रिवॉल्यूशन मेथड अप्लाई होता है इसके ऊपर। तो रिवॉल्यूशन मेथड का कोई परसेंटेज तो होता नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग ही निकालनी होती है उसमें, तो रिवॉल्यूशन मेथड। यानी कि हमने अब तक अपने डेप्रिसिएशन के कोर्स के अंदर या डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर अब तक जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो तीनों अप्लाई हो रहे हैं, प्रेमिसेस पे SLM, मोटर व्हीकल पे RBM, और कंप्यूटर्स पे रिवॉल्यूशन मेथड। क्लियर? अच्छा भाई, फिर आगे वो बोलता है a full year depreciation is charged on all non-current assets owned at the end of the financial year। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि ये अपने एसेट्स को जो डेप्रिशिएट करता है वो ईयरली पॉलिसी के थ्रू करता है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी? ईयरली पॉलिसी। और ईयरली पॉलिसी क्या होती थी कि जिस साल एसेट खरीदोगे उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, और जिस साल एसेट बेच दोगे, सोल्ड कर दोगे, डिस्पोज कर दोगे, उस साल उस एसेट पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। हाँ, इसका मतलब यही होता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये भी हमें पता लग गया। फिर आगे वो आपसे बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब मजीद कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अच्छा भाई, वो बोलता है नंबर 1 इंफॉर्मेशन के अंदर देयर वर नो परचेज ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014। बोल रहा है कि 13 से 14 तक का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी एसेट ना खरीदा गया है और ना ही एसेट कोई बेचा गया है। इसका मतलब ये हो गया, मैंने बोला ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन यानी कि पहले साल ना ही कुछ परचेज हुआ है ना ही कुछ सेल हुआ है, जो था वही रहा, बस वो डेप्रिशिएट हुआ। फिर उसके बाद आगे वो क्या बात करता है? आगे वो बोलता है नंबर 2 द फॉलोइंग परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015। यानी कि अब 14 टू 15 का जो ईयर है, 14 से 15 का जो ईयर है उसमें आपने कुछ सामान या कुछ परचेज करे हैं नॉन करंट एसेट, और जितनी भी पेमेंट्स की गई हैं वो सारी चेक्स के थ्रू की गई हैं। तो सबसे पहले आप 2014-15 में आपने क्या करा है? एक प्रेमिसेस खरीदा है। 2014-15 में आपने क्या करा है? एक मोटर व्हीकल खरीदा है। 2014-15 में आपने क्या करा है? एक कंप्यूटर भी खरीदा है। अच्छा, इसका मतलब ये अगर मैं आपको इसको आसान करूं तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड बनाऊं तो इनका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 2 सालों का अकाउंटिंग पीरियड है। अगर आप नोटिस करें तो वो कैसे? सबसे पहले स्टार्ट होगा 1 ऑफ अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014, ये इसका ईयर 1 कहलाएगा। इसको आप ईयर 1 का नाम भी दे सकते हैं। ये इसका पहला साल की इंफॉर्मेशन जो कि पहली ट्रांजेक्शन के अंदर, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर थी। और उसके बाद फिर जो दूसरा अकाउंटिंग पीरियड बनेगा वो 1 अप्रैल 2014 से बनेगा और 31 मार्च 2015 को खत्म हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे ये हमारा कौन सा है? ईयर 2 है, दूसरा साल है। तो पहले साल के बारे में एग्जामिनर ने क्या बोला था कि ना ही कुछ एसेट खरीदे गए हैं और ना ही कुछ एसेट्स बेचे गए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2014। इस साल जो था आपका, ये जो साल था, इस साल में ना कोई एसेट खरीदा गया ना कोई बेचा गया। लेकिन जो उससे अगला साल है 31 मार्च 2015, इस साल के अंदर कुछ आपने एसेट्स खरीदे भी हैं और बेचने की तो कोई बात नहीं करी, तो आपने 3 एसेट्स इस साल
खरीदे भी हैं। अब तक इतनी बात क्लियर होती है कि ये इसने क्या बातें करी हुई थी। ऊपर जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी वो 13 के एंड से स्टार्ट की थी, तो अगर 13 का एंड है, अगर ये दिन है, तो इसका अगला दिन क्या बनता है, ओपनिंग डेट क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 2013 ओपनिंग डेट ये बन जाएगी अगले साल की, राइट। ओपनिंग डेट ये बन जाएगी, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या ओपनिंग डेट से स्टार्ट किया, राइट। बात समझ आती है क्या? यहां तक आपको ये वाली बात क्लियर हुई है कि जो एग्जामिनर हमसे ये बातें कर रहा है, क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है अभी तक, जो मैंने अभी तक बातें करी है? मुझे जल्दी से क्लियर लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक बताओ सब लोग, शाबाश, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? किसी को भी कोई मसला नहीं है? सही है, ठीक है, क्लियर 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 है, ठीक है, शाबाश बेटा। बाकी लोग भी बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब वो क्या बोलता है, अब वो आपसे ये बोलता है कि यार ये जो तुम्हारे कंप्यूटर्स है ना, हाँ, ये जो कंप्यूटर्स हैं वर वैल्यूड एज फॉलोज। अब बोलता है कंप्यूटर कैसे वैल्यू हुए हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो कंप्यूटर 2014 में कितने के हो चुके थे, 4200 के। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये जो तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड था, ओपनिंग के अंदर कंप्यूटर्स कितने के मौजूद थे आपके पास, सर 6000 के थे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास इस साल के शुरू में कंप्यूटर्स थे 6000 के, और साल के आखिर में कंप्यूटर्स हो चुके हैं 4200 के, तो डेप्रिशिएट कितने से हो चुके होंगे कंप्यूटर्स, मुझे ये बता दो, क्योंकि रिवैल्यूएशन मेथड तो यही बोलता है ओपनिंग और क्लोजिंग को सबट्रैक्ट कर दो, पता लग जाएगा। तो जरा अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कंप्यूटर साल के शुरू में 6000 के थे, ठीक है, तो साल के आखिर में 4200 के हो गए, तो डेप्रिशिएट कितनी वैल्यू से हो गए, इनका डिफरेंस निकाल लो और मुझे बताओ इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो, 6000 माइनस 4200 कितना होना चाहिए, बताओ। वेरी गुड, 1800। फिर उसके बाद अगले साल क्या हुआ कंप्यूटर्स के साथ, अगले साल अगर मैं आपसे बोलूं अगले साल के शुरू में कंप्यूटर्स कितने के बचे होंगे, तो आप बोलोगे सर जो पिछले साल के आखिर में कंप्यूटर्स बचे थे 4200 के, वही कंप्यूटर्स अगले साल के ओपनिंग में भी रखे हुए होंगे 4200 के। लेकिन आपको पता है कि 2015 का जो साल था, इस साल आपने 14-15 के दौरान एक कंप्यूटर और खरीदा भी था, और वो कितने का खरीदा था, 3200 का, तो वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। यानी कि 4200 के पहले से कंप्यूटर्स मौजूद थे, 3200 के और कंप्यूटर्स खरीद लिए, तो टोटल कंप्यूटर्स हो कितने गए, जरा कैलकुलेट करके देखें। तो 4200 प्लस 3200 कितना होना चाहिए, 7400। वेरी गुड। इसका मतलब इस साल के शुरू में या इस साल में मेरे पास 7400 ना, इस साल के शुरू में मेरे पास जो कंप्यूटर्स की वैल्यू बनती थी वो कितनी बनती थी, 7400, और इस साल के आखिर में कितनी वैल्यू बन रही है, 6000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिशिएट कितने से हो गए मेरे कंप्यूटर इस साल, तो आप बोलोगे 1400। वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि रिवैल्यूएशन मेथड तो बहुत ही आसान सा है। रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर हमें कुछ भी मसला नहीं है। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई थी ईयर 1 की, पहले साल की, और ये डेप्रिसिएशन आ गई थी हमारे पास ईयर 2 की। आसान लफ्जों में 31 मार्च 14 की डेप्रिसिएशन ये रही कंप्यूटर की, और 31 मार्च 15 की डेप्रिसिएशन ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। क्लियर हो गई बात यहां तक? यहां तक कोई टेंशन नहीं है, सबको ये वाली बात क्लियर है कि कंप्यूटर के साथ मैंने क्या किया, ओपनिंग पहले से मुझे गिवन था, एंड देन फिर मैं उसके हिसाब से आगे आगे बढ़ता गया। क्या आपको कंप्यूटर की जो मैंने डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करके यहां पे दिखाई है यूजिंग द रिवैल्यूएशन मेथड, क्या ये सबको क्लियर हो गया कि भाई ये इसी तरीके से होता है? बेटा 3200 का खरीदा है ना इस साल, देखो ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015 आपने क्या करा था, आपने एक कंप्यूटर खरीदा था, 3200 यहां से आया ना, ठीक है, क्लियर हो गया, सही है, शाबाश। अच्छा भाई, अब बोलता है एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। सबसे पहला सवाल उसका यह है कि डेप्रिसिएशन की जो टर्म है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो आप एग्जामिनर को क्या बताएंगे, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली एंड परमानेंटली एसेट जब अपनी वैल्यू को लूज करता है, अपनी वैल्यू को खोता है वक्त के साथ साथ, तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्लियर? ये हम लोग ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि भाई व्हाट डज डेप्रिसिएशन मींस, डेप्रिसिएशन होती क्या है, राइट? क्लियर? अच्छा भाई, फिर उसके बाद वो बोलता है कि यार मुझे ये बताओ, नंबर 2 पार्ट बी के अंदर बोलता है स्टेट वन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर। कोई एक कॉज बता दीजिए कि जो आपका कंप्यूटर है वो डेप्रिशिएट होता है। तो यार एक कॉज के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने की वजह से, ऑब्सोलीट हो जाने की वजह से, आउटडेटेड हो जाने की वजह से, ओल्ड फैशन हो जाने की वजह से कंप्यूटर्स क्या हो जाते हैं, डेप्रिशिएट हो जाते हैं। क्लियर होती है बात ये वाली? ये बात आपको समझ आती है कि भाई ये इसी तरीके से ही काम होने वाला है, सही है। अच्छा भाई, फिर आगे जरा सुनिएगा अगली बात। बोलता है कंप्लीट, अब जरा सुनिएगा ये बड़े मजे की बात। बोलता है कंप्लीट द टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर फॉर द ईच ऑफ द ईयर 31 मार्च 2014 एंड
15, यानी कि बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, ये एक चार्ट बना के दिया हुआ है और बोल रहा है कि तमाम एसेट्स, जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स हैं, उन तमाम एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखा दो मुझे 2013 की एंड 2014 की। यानी कि वो ये बात कर रहा है, इस तरीके से ये एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करनी है। हमने क्या करना है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन दोनों सालों की कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करनी है। हमने क्या करना है, प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन दोनों सालों की कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। तो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंप्यूटर की हमने पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट करी थी सर, $1800। ठीक हो गया बेटा। दूसरे साल कितनी कैलकुलेट करी थी सर, $1400। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई थी, हमने लाया यहाँ पे और हमने लाके लिख दिया। आसान हो गई ये वाली बात, कोई टेंशन कोई मसला यहाँ तक तो मुझे बताओ। क्लियर है ये वाली बात कि भाई हमने कंप्यूटर की तो ऊपर ही आपके सामने वर्किंग हुई भी है और उसकी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को क्या करा हुआ है, कैलकुलेट करके यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, डन। अब सुनो जरा अगली बात। अब हम बात करते हैं प्रेमिसेस के ऊपर। अच्छा, प्रेमिसेस के साथ क्या चक्कर था, जरा आप याद रखिएगा इस बात को कि जो आपके पास प्रेमिसेस थी वो आपके पास 2014 में प्रेमिसेस कितने की थी, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो 13-14 के अंदर इन्होंने कुछ भी परचेस नहीं करा था, तो प्रेमिसेस जो थी वो 50,000 की ही होगी। कितने की होगी, 50,000 की ही होगी। तो आप क्या करें, प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो अब आप प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। प्रेमिसेस पहला साल जो था, जिसको हमने ईयर 1 का नाम दिया हुआ था, आपके ऊपर स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक जो आपके पास प्रेमिसेस थी, कुछ और खरीदी नहीं गई थी, तो ईयर 1 के अंदर जो प्रेमिसेस थी वो 50,000 की ही रही। और 50,000 के ऊपर आपने कितना परसेंट चार्ज करना है, एग्जामिनर ने आपको खुद ही ऑलरेडी पहले से क्लियर कर दिया था कि 2% लगाना है यूजिंग द SLM। तो जल्दी से लगाओ 50,000 पे 2% और बताओ कितना होता है। 50,000 पे 2% लगाओ और आंसर बताओ कितना होता है। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी ईयर 1 की, जरा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितनी आ रही है। वेरी गुड, 1,000 आ रही है। इसका मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन इज 1,000, तो 1,000 रिकॉर्ड करते हैं, डॉलर 1,000 की डेप्रिसिएशन आई है आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ईयर ऑफ द प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस जो थी दूसरे साल के अंदर हमारे पास वो थी कितने की सर, पहले से 50,000 की पड़ी हुई थी। लेकिन सर ईयर 2 के अंदर ना, यानी कि 31 मार्च 2015 के अंदर, ये वाला जो साल था, इसके अंदर आपने मजीद प्रेमिसेस भी खरीदी थी। और वो कितने की खरीदी थी सर, 30,000 की खरीदी थी। तो इस 50,000 के अंदर क्या कर लो, 30,000 और ऐड कर लो मेरा बेटा। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेमिसेस टोटल हो कितने की गई है, तो आप बोलोगे सर प्रेमिसेस अब हो चुकी है 80,000 की। और 80,000 पे 2% लगाओ तो कितना होता है मेरा बेटा, जरा देखो 80,000 पे 2% लगाओ और आंसर बताओ कितना होता है। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ जाएगी 1600। वेरी गुड, तो 1600 का डेप्रिसिएशन आ गया प्रेमिसेस का सेकंड ईयर का, 1600। अगर ये प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर प्रेमिसेस के साथ क्या चक्कर हुआ था। तो देख लो, सबसे पहले ओपनिंग में कितने की गिवन थी, 50,000 की। तो पहले साल तो आपने ना कुछ परचेज करा ना कुछ बेचा, तो 50,000 के ऊपर ही डायरेक्टली आपने क्या करा, 2% चार्ज कर दिया। ठीक है, 50,000 पे। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने क्या करा था, 50,000 की पहले से आपके पास प्रेमिसेस मौजूद थी, लेकिन 30,000 की आपने प्रेमिसेस और खरीदी, तो टोटल 80,000 की हो गई। और फिर उस 80,000 पे 2% लगा के उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है। क्या ये वाली बात क्लियर होती है, देख लो सब लोग जल्दी से देखो और मुझे बताओ, क्या ये वाली बात सबको क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, प्रेमिसेस डेप्रिसिएशन क्लियर, क्लियर, यस सर क्लियर, यस क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक, कोई टेंशन तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा सुनो अगली बात। अब बात करेंगे मोटर व्हीकल के ऊपर। अच्छा, मोटर व्हीकल के ऊपर यानी कि ये जो मोटर व्हीकल्स हैं, इन मोटर व्हीकल्स के ऊपर एग्जामिनर ने क्या बोला था कि क्या कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स के ऊपर लगेगा 25% का RBM, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब अगर मैं तुम लोगों से ऐसे बोलूं कि यार मुझे पता है कि यार आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आरबीएम का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो। ठीक है, आरबीएम इज इक्वल टू अब आरबीएम कैसे निकलेगा, अब आप देखें जरा। आरबीएम इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू एट द बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय रेट, जो कि सवाल के अंदर गिवन है 25%, इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। मोटर व्हीकल
ठीक है। अच्छा पहले हम बात करते हैं ईयर वन की। तो ईयर वन जो है आपके पास हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी निकाला था, 31st ऑफ ये रहा 31st मार्च 2014। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 31st मार्च 14। ठीक है, दिस इज ईयर वन। तो ईयर वन के अंदर मेरे पास जो मोटर व्हीकल थी उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी बची हुई थी सर, जो पिछले साल के आखिर में होगी वो कितने की थी, 12,000 की। तो अगले साल के शुरू में भी कितनी होनी चाहिए, 12,000 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा सर, इस बार नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज चार्ज करेंगे क्योंकि आरबीएम लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेट बुक वैल्यू के ऊपर 12,000 चार्ज कर देंगे। क्लियर। और इस 12,000 को कितने परसेंट लगाएंगे, इस 12,000 पे 25% का चार्ज लगाएंगे। और आंसर बताएं कितना आंसर आ जाएगा। पहले तो आंसर कैलकुलेट कर लो, 3,000। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 3,000 आ गई। अब अगर हम बात करें, अब जरा सुनना, आप ये बड़ी स्क्रीन पे देखना गौर से, अगले साल की डेप्रिसिएशन यानी कि 31st ऑफ मार्च 2015 की डेप्रिसिएशन यानी कि ईयर टू की डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर पिछले साल जो एसेट की कॉस्ट थी वो 12,000 थी, और पिछले साल जो एसेट था वो डेप्रिशिएट हो चुका था कितने से, 3,000 से। तो अब नेक्स्ट ईयर इस एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी बची। तो आप बोलोगे सर 12,000 माइनस पिछले साल की डेप्रिसिएशन 3,000, तो 12,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 9,000। राइट। आप क्या करेंगे, इस 12,000 में से जो भी आपकी बुक वैल्यू थी पिछले साल की बिगनिंग में, उसमें से पिछले साल की डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक नई नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस साल आपने और क्या किया था, इस साल आपने एक और मोटर व्हीकल भी खरीदी थी। और जो एक और मोटर व्हीकल खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 9,000 की खरीदी थी। तो ये 9,000 भी डेप्रिशिएट होगा। तो इस जो नेटबुक वैल्यू आई थी 9,000 की, इसके अंदर यानी कि ये बेसिकली 9,000 का ओल्ड मोटर व्हीकल थी। इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे 9,000 की एक और जो कि न्यू मोटर व्हीकल है। इत्तेफाक है कि दोनों का आंसर 9,000 आ रहा है। ठीक है, तो ओल्ड व्हीकल प्लस न्यू व्हीकल टोटल नेटबुक वैल्यू कितनी बन जाएगी सर, 9 + 9 18,000 बन जाएगी। और 18,000 पे आप लगा देंगे 25%। बताओ कितना आंसर आया, जरा कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। 18,000 का 25% कितना होता है, 4,500। यानी कि दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 4,500 की आ रही है। वेरी गुड। इसका मतलब हम लोगों ने ये मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट कर लिया। जो कि हमारे पास ईयर वन के अंदर है वो है $3,000, और ईयर टू के अंदर है वो है $4,500 की। क्लियर हो गया है यहां तक, देख लो सब लोग और मुझे बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है सबको, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अब आप देख लें, आपके सामने मैंने पूरी वर्किंग करी हुई है, सारी चीजें क्लियर करके लिखी हुई है। अगर कोई इश्यूज हैं, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। डन हो गया है यहां तक, कॉपी कर लें आप लोग अपने पास, जो जो वर्किंग आप लोगों ने कॉपी करनी है वो आप लोग अपने पास साथ साथ कॉपी कर लें। ठीक है, सही है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट डी के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या मांगता है। तो पार्ट डी के अंदर एग्जामिनर हमसे बोलता है, prepare the motor vehicle account and provision for depreciation account for each of the year ended 31st March 2014 and 2015, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। यानी कि उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपको बोला है कि भाई एक मोटर व्हीकल का अकाउंट बना दो और एक मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दो। यानी कि प्रेमिसेस और कंप्यूटर के अकाउंट्स नहीं बनाने, सिर्फ किसका अकाउंट बनाना है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट और मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। तो ये जो पार्ट डी है ये हम यहाँ पे करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 जो है इसका हम लोग कर रहे हैं पार्ट डी। ठीक है, और यहां पे हम बनाएंगे मोटर व्हीकल, और जो पहला अकाउंट बनेगा वो कॉस्ट का अकाउंट बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने 2 सालों का अकाउंट बनाना है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2013 से। ये हमारा पहला स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग डेट है पहले साल की। और ये जो डेट बनेगी ये बनेगी बैलेंस ब्रॉट डाउन की, बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी आपको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो अब आप देखें आके आपके पास कॉस्ट कितनी थी पहले। तो आप बोलोगे सर मेरे पास जो कॉस्ट थी मोटर व्हीकल की, दैट कॉस्ट वाज कितनी, $16,000। राइट, कितनी थी, $16,000 थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, $16,000। क्लियर हो गया। अब आपको पता है
13 से लेके 14 तक के ईयर में ना ही कोई मोटर व्हीकल खरीदी गई है और ना ही कोई मोटर व्हीकल बेची गई है। ऐसा ही हुआ था, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे आके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे डायरेक्ट। इस साल कुछ भी नहीं हुआ, ना खरीदा गया कुछ और ना कुछ बेचा गया, तो इस अकाउंट के अंदर मजीद और कुछ रिकॉर्ड नहीं होने वाला। यहाँ पे भी हम 16,000 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 16,000 लिख देंगे और क्लोजिंग सीडी बैलेंस निकाल लेंगे 31 मार्च 14 का बैलेंस सीडी, एंड अगेन दैट विल बी 16,000। और फिर यही बैलेंस 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। और इस साल क्या हुआ, इस साल आपने एक 2014-15 में आपने क्या करा था, आपने एक मोटर व्हीकल खरीदी थी, और वो कितने की खरीदी थी, 9,000 की खरीदी थी, राइट? तो वो यहां पे आएंगे और यहां पे आके आप रिकॉर्ड कर लेंगे अप्रैल 14, इसने यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो एक सेकंड मुझे जरा देखने, तो इसने डेट तो नहीं मेंशन करी हुई ना स्पेसिफिकली, ठीक है, तो बस हम ओपनिंग डेट लिख लें, कोई मसला नहीं है। चेक के थ्रू खरीदी थी तो बैंक का आएगा, यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे और 9,000 लिख देंगे, ठीक हो गया। 16 + 9 मेरा बेटा कितना होता है, जरा कैलकुलेट कर लो और मुझे बताओ 16 + 9 कितना होता है, ताकि वो हम अपने बैलेंसेस बना लें, ठीक है? 16 + 9 करके जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है तुम लोग, सब लोग बताया करें जल्दी जल्दी से, ठीक है? चलो भाई, 16 + 9 क्या आ रहा है भाई हमारे पास? और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा, जो मेरे नाम के साथ आगे चैट बॉक्स लिखा हुआ है सिर्फ उस पर लिखोगे तो मेरे सामने स्क्रीन पे आएगा, वरना और स्क्रीन पे शो नहीं होगी मुझे कोई और चैट, अगर आप कहीं और भेज रहे होंगे, ठीक है? तो चैट बॉक्स वाले के ऊपर ही भेजिएगा चैट। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2015 का बैलेंस CD, एंड दैट विल बी 25,000, क्योंकि कोई डिस्पोज नहीं हुआ, कुछ बिका नहीं, तो बिकना वाला हमने बात रिकॉर्ड ही नहीं किया। और 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करना लाजमी होता है, BD बैलेंस शो करके अकाउंट को क्लोज करते हैं, CD बैलेंस को शो नहीं करके छोड़ते अकाउंट्स को, बल्कि CD के बाद BD बैलेंस लिखना लाजमी होता है, इसको लिखने का एक मार्क मिलता है, ठीक हो गया? इसको लिखने का एक मार्क मिलेगा, ठीक है? मार्क्स होते हैं इसको लिखने, क्लियर हो गया बात? तो ये हम लोगों ने किसका अकाउंट बना लिया, ये हम लोगों ने मोटर व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट बना लिया। क्या ये वाला अकाउंट भी आपको क्लियर है? अगर आपको कोई टेंशन है तो देख लें, साल के शुरू के अंदर आपके पास जो मोटर व्हीकल थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, ये रही। और साल के 2013-14 के दौरान ना ही इन्होंने मजीद कोई एसेट खरीदा था ना ही कुछ बेचा था, तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्टली CD बैलेंसेस को कैलकुलेट करके अगले साल के ब्रॉड डाउन बैलेंसेस पे चले गए। फिर 14-15 के टाइम में, या 14-15 का जो अकाउंटिंग पीरियड था उसके अंदर इन्होंने एक बैंक से पेमेंट करके नई मोटर व्हीकल खरीदी, लेकिन कोई मोटर व्हीकल डिस्पोज नहीं करी, तो मैंने कोई डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया और उसका CD बैलेंस आ गया, और उसी CD बैलेंस को मैंने अगले साल का ब्रॉड डाउन बैलेंस शो करा, और ये मेरे मार्क्स फुल आ चुके हैं इस अकाउंट को बना के। देख लो इस अकाउंट में कोई टेंशन है, कोई कंफ्यूजन है, पूछें, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ली, क्लियर है, सही है, सब लोग बताएं जल्दी जल्दी से, सबको क्लियर है? बेटा ये 9,000 परचेज है, ये 9,000 जो है ये आपने परचेज किया था ना, खरीदा था ना, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट है, तो आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे उसने क्या बोला था कि 9,000 का उसने मोटर व्हीकल खरीदा था, तो जब खरीदा एडिशन हुआ तो एडिशन यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें बनाना है मोटर व्हीकल का, बड़े काम का अकाउंट है ये। अब हमें बनाना है मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? मोटर व्हीकल का मोटर प्रोविजन फॉर, शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि PFD अकाउंट। अच्छा, अब आपको पता है कि जो PFD अकाउंट होता है उसकी क्रेडिट नेचर होती है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2013 पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 1 अप्रैल 2013 को कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए मोटर व्हीकल का या नहीं होना चाहिए? तो आप सवाल में जाओगे और सवाल में जाके आप देखोगे कि हमारे पास जो मोटर व्हीकल थी वो 4,000 से डेप्रिशिएट हुई हुई थी,
और अगर ये आपकी मोटर व्हीकल 4000 से डेप्रिशिएट हुई हुई है, इसका मतलब ये इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि ये 13 की क्लोजिंग बैलेंस है ना, 13 का क्लोजिंग बैलेंस है तो 14 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। तो ये 13 का क्लोजिंग बैलेंस, 14 का ओपनिंग बैलेंस, एंड दैट विल बी 4000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने ये देखा है अक्सर, मैंने जब ये सवाल टेस्ट में भी दिया है तो बच्चे ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते हैं, वो भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा ये तो ओपनिंग बैलेंस था, क्योंकि तुम्हारा एसेट तो पहले से डेप्रिशिएट होता आ रहा है, तुमने इस साल थोड़ी खरीदा है एसेट। हाँ, ये जो मोटर व्हीकल है, ये जो तुम्हारे पास इस बिजनेस के अंदर मोटर व्हीकल है, ये मोटर व्हीकल इस साल थोड़ी खरीदी है, तो पहले से चली भी आ रही है और वो अब तक 4000 रुपए की डेप्रिशिएट भी हो चुकी है। तो क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर उसकी 4000 की डेप्रिसिएशन शो नहीं करोगे? बिल्कुल करो। बात समझ आती है? बिल्कुल करोगे। हाँ, उसको करना तुम्हारे लिए जरूरी है। उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर उसके बाद आप लोगों ने मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट किया था। अब आपने जब मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट किया था तो पहले साल कितने से डेप्रिशिएट हुई थी? पहले साल डेप्रिशिएट हुई थी 3000 से। तो यहाँ पे आए और 3000 से डेप्रिशिएट करते हैं 31 मार्च 2014 को। इनकम स्टेटमेंट में आपने ट्रांसफर करनी होती है वैल्यू, तो इनकम स्टेटमेंट में आप ये ट्रांसफर कर देंगे। और वो कितनी ट्रांसफर कर देंगे? 3000। और ये साल खत्म, कोई डिस्पोजल हुआ नहीं था, तो डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं होगा इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा उसने टाइम सेव करने के लिए डिस्पोजल वाली बातें नहीं पूछी आपसे इस सवाल में। अच्छा जी, 4 + 3 7000 ये आ गया, 7000 ये आ गया। और इसके बाद आपके पास एक कैरेट डाउन बैलेंस आ जाएगा, और वो आएगा 31 मार्च 2014 का बैलेंस, कैरेट डाउन प्रोविजन का। और वो कितना आ जाएगा? 3000 का आ जाएगा। और यही बैलेंस फिर अगले साल का 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बीडी बैलेंस बन जाएगा। और वो आप कितना शो हो रहा होगा? सॉरी यार, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 3000 नहीं, 7000 बनेगा ना। ठीक है, तो बीडी बैलेंस कितना आ जाएगा? 7000। क्लियर हो गई बात? देख लो इसको। अब हम कहां कहां पे पहुंच चुके हैं? अब हम ईयर 2 में पहुंच चुके हैं, यानी कि दूसरा साल 14-15 का साल, यानी कि 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक का साल। तो इस साल हमारा एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ था? तो आए आपको दिखाएं। दूसरे साल जो आपका एसेट डेप्रिशिएट हुआ था, आपने खुद अभी उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी, एंड दैट डेप्रिसिएशन वाज 4500। कितने की डेप्रिसिएशन थी? 4500 की डेप्रिसिएशन थी। तो यहाँ पे आए और 4500 की डेप्रिसिएशन चार्ज करते। तो यहाँ पे लिखें 31 मार्च 2015। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वो कितना हो जाएगा? 4500 का। ठीक है, और उसके बाद क्या करें? अकाउंट को क्लोज कर लें। अब अकाउंट को क्लोज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 7000 प्लस 4500 कितना होता है? 11500 आई थिंक। 11500 एंड 11500 यही बन रहा है ना। और फिर यहाँ पे आप अपने सीडी और बीडी बैलेंसेस बना लीजिए। 31 मार्च 2015 का बैलेंस कैरेट डाउन, और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? बैलेंस सीडी विल बी 11500, अगर मैं कैलकुलेशन में कोई मसला ना हो रहा हो। और फिर इसी तरीके से 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2015 का, एंड दैट बैलेंस विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड इट विल बी 11500। इसको जरा गौर से देख लो। कोई टेंशन है, कोई मसला है तो मुझसे पूछें। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर में एंटर हो चुके हैं। इस ईयर की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इस साल की जब डेप्शन आएगी तो वो इसके अंदर ऐड होकर और फिर उससे अगले ईयर एंटर हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये अकाउंट कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? देख लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी, जो मोटर व्हीकल के एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ था। देख लो सब लोग जल्दी जल्दी से, और मुझे बताओ कि क्लियर है? सही है। ठीक है, ये वाली बात में अभी कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी को। सही, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोलता है? अब कोई है पार्ट ई। अच्छा जी, पार्ट ई के अंदर वो क्या बोलता है? पार्ट ई पढ़ते हैं, चले। आइडेंटिफाई विच टू ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि कौन कौन से अकाउंटिंग वो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करते हैं। तो पहला होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है मैचिंग स्लैश अक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट,
मैचिंग स्लैश अक्रूवल कॉन्सेप्ट, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करता है, एंड दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यानी कि ये तीन मेथड, वो तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे लिखा हुआ है मैचिंग स्लैश अक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो इज दिस द करेक्ट आंसर, यस या नो? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर यहां पे लिखा हुआ है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैंने नहीं बताया, बिल्कुल गलत, ये नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो बोलता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, नहीं जी, गलत बात है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नहीं जी, गलत बात है। तो इसमें से ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करते हैं कि अकाउंटिंग में इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट कॉन्सेप्ट इज अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, अक्रूवल स्लैश मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट जो आपकी डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। और एक और जो यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने ये सारे ओपनिंग लेक्चर्स में सारी बातें पढ़ी थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते थे जो क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करते थे कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पार्ट ई कर लिया, मतलब ये हम लोगों ने अभी तक जितना ये पूरा सवाल सॉल्व करा है ना, तो इसके अंदर एग्जामिनर हमारा एक मार्क भी नहीं काट सकता, मतलब कुछ भी कर ले वो हमारा एक मार्क भी नहीं काट सकता, भले जितनी भी कोशिश कर ले। हमने जो भी बातें अभी तक करी हैं वो सारी क्लियर करी हैं और आसान तरीके से करी है। अब मुझे ये बताओ कि आप में से किसी बच्चे को कोई इशू है इस बात के अंदर, कोई प्रॉब्लम है इस बात के अंदर, तो मुझे बताओ जरा। सब लोग देख लो इसको गौर से, सारी बातें, और देख लो ये पूरा सवाल मैंने करा दिया है आपको। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, तो आप मुझे बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? नो? ऑल क्लियर? क्लियर? बाकी लोग भी बताएं। क्लियर है? क्लियर? यस। ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने जो ये वाला क्वेश्चन करा था ना, अच्छा ये अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आसान लग रहा है, या ये वाला क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ओ लेवल्स के लेवल के ऊपर बाकी जितने भी सवाल हैं आप सारे के सारे सवाल आराम से बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हो। अब याद रखिएगा कि मैंने आपको जब ये सवाल सॉल्व कराना स्टार्ट किए थे, तो मैंने शायद 1960 से 1970 से मैंने सवाल कराना स्टार्ट किए थे, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हम 2015 तक आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी एक रिसेंट सवाल था जो कि मैंने आप लोगों को उस दिन बोला था कि आप लोगों ने खुद से करना है। तो ये वाला जो सवाल था ये आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट भी किया होगा मेरे ख्याल से, सूफिया वाला, राइट। लेकिन हमें जाहिर सी बात है, हमारा टारगेट होता है कि 60-70 से लेके और हम डायरेक्टली पहुंचे ये 22 जो भी है, 21, 22, 23 जो भी पास पेपर रिसेंट हमारे पास आए हुए होंगे, हमें वहां तक करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली करा दिया, पूरा कंप्लीटली ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आप लोगों को अगर कोई इंडिविजुअल क्वेरीज हैं, आप लोगों को कोई बातें अब इस सवाल से रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ आई है, आपको पूछनी है, तो अब मैं माइक ऑन करूंगा, आपकी मर्जी होगी, जो चाहे वो रिक्वेस्ट भेज सकता है मुझे माइक ऑन करने की, और वो मुझसे पूछ सकता है कि भाई अगर किसी को कोई कोई भी सवाल पूछना है, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना है, कोई और बात आपने करनी है, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। सही है?